ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव मुरैना की। कहानी है मनोज की और कहानी है मुरैना के मनोज से आईपीएस मनोज बनने की। ये मेरी कहानी है, या सच कहूं तो ये हर उस लड़के की कहानी है जो मेरे जैसा है या कभी मेरे जैसा था। कहने को तो इस किताब का मुख्य किरदार मैं ही हूं, लेकिन आप इसमें खुद को या आपके आसपास रहने वाले किसी लड़के का मुख्य किरदार पाएंगे। अब भूमिका तो बन गई, लेकिन एक सवाल तो अभी भी आपके मन में घर किए होगा कि भैया आप यानी कि मनोज आईपीएस बना कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार मेरे एक दोस्त रविकांत ने मुझसे कहा था कि भाई मनोज, सिर्फ हिंदी का झुनझुना बजाने भर से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। हिंदी से बीए कर भी लिए ना तो भी नौकरी की मेज से पहले ही हिंदी की वजह से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो मैंने रविकांत से कहा कि यार रविकांत, एक बात बता, जब पूरा हिंदुस्तान हिंदी के कागजों पर चलता है, फिर हिंदी भाषा क्यों किसी गाली जैसी लगती है? क्यों हिंदी के स्टूडेंट्स को अनपढ़ के जैसे देखा जाता है? ऐसा ही था मैं, बगावती लड़का जो एक समय अपना 12वीं का एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था। लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर आया तो समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। उसके बाद ले देकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुझे जोर से धक्का लगा और मैं पुलिस के लफड़े में पड़ गया। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एहसास दिलाया कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़ेगी। इसी एहसास ने पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेशन दिया। पर जब ग्रेजुएशन करके मैंने अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, तब बीए में इंग्लिश लैंग्वेज ने मेरी आने वाली उड़ान को जकड़ लिया। खुद को बहुत समझाने के बाद मैंने हिम्मत करके बीए में इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट्स में शामिल किया। तब जाकर पता चला कि सिर्फ बीए पास करने से भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी जब तक जबान से फटाफट ना निकले तब तक मार्केट में इमेज कहां बनती है। यहीं से मुझे लगा पीएससी का चस्का। पीएससी जिंदगी बना सकती है। जब यह समझ में आया तब मेरे हालात बद से बदतर हो गए। एक वक्त तो न रहने को छत थी न खाने को खाना, लेकिन मेरा गिर कर उठना यहीं तक नहीं था। मुफ्त में कोचिंग की पढ़ाई के लिए मैंने अपने मास्टर के कपड़े धोए, टॉयलेट साफ किया, और इन सब के बदले उपलब्धि में मुझे कुछ ऐसा मिला जिस पर अंत तक मेरे सिवा किसी को भरोसा नहीं हुआ। उस उपलब्धि की चर्चा आगे करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि मुझे तो यह तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा निकालते कैसे हैं। मेंस और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए। लोगों ने सिर्फ इतनी हिदायत दी थी कि पढ़ते रहो, बिना थके बिना रुके लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तब तक जब तक उम्मीद की दीवार पर लास्ट अटेम्प्ट का हथौड़ा ना पड़ जाए। और मेरी हिम्मत तो देखिए। इसके बाद सवाल पूछा तो कैसे पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते? अब इसका जवाब तो आपको किताब सुनने में ही मिलेगा ना। सब यही जान लेंगे गुरु, ये तो बस एक ट्रेलर है। अभी असली कहानी और कहानी के असली ट्विस्ट तो आगे हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं मनोज यानी कि मेरी कहानी 12th फेल, आपके अपने कुकू एफएम पर। कैसा हो अगर इम्तिहान की किताबों को पढ़ने की जगह अगर परीक्षा के वक्त आपका मन उपन्यास पढ़ने का हो? कैसा हो अगर आपको पता चले कि जिस परीक्षा की तैयारी आपने की ही नहीं, उसी परीक्षा के आस में आपकी माँ सपने संजोए बैठी है? यही हाल मनोज का था। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड। मार्च की सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसीलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई।
एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, एक वो हमाऊ मोड़ा है जो बिल्कुल ना पढ़त है, और एक वो मनोज है जो छत पर रात भर लालटेन से पढ़त रहतो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल दिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी पड़ने के बाद भी उसके क्लाइमैक्स से कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में पूरा उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अब भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला, तू फर्स्ट दे पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वे बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना आसान नहीं है। हाँ, फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा भैया। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में बहुत होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। अरे ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट ही आएगा। ये कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। परीक्षा की सुबह सरप्राइजिंगली मनोज जिस भरोसे बोर्ड्स के पेपर देने के लिए बैठा था वैसा कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि बोर्ड के पहले ही दिन मनोज की मुलाकात हुई किसी ऐसे शख्स से जिसके आगे क्या प्रिंसिपल क्या मास्टर जी सब गर्दन झुकाए खड़े थे। पर कौन थी वो हस्ती और किसमें थी इतनी जुर्रत जिसने सालों से चली आ रही प्रक्रिया को अचानक बंद करवा दिया? जानने के लिए सुनते हैं शो का अगला एपिसोड। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात पे था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को लेकर उनके घर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, रुक जा, आती हूँ। परीक्षा का समय हो रहा था, इसीलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया और बेटे को जाते देख मां देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का? खाली पेट पेपर दे दे मत जा। मां ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने मां की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसीलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित पे बेड़ा पार लगा दीजिए, तुम्हारे सहारे है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वो पुलिया पे आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी, क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वो नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा है न किताबें पढ़ी हैं। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। उसमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा,
पढ़ के न थानेदार होत को मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, अरे ना ना, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, अब हमारी लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है और इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियों को अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगा रे? 3 एक्स्ट्रा बिठाई लई हैं, उतार भी ने, वे मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जे मेरे काम है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया, लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसीलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था ये। दुश्मन का पड़ला भारी होते देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला दिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति होती है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलावो भुला देंगे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था, उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, काम में से बस न निकाल पावेगो, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता हुआ जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में करवाया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पर पास नहीं हो पाते थे, इसीलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद से मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे और संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसीलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई और पेपर बट गया। पेपर को 1-2 बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना और फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अब दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर एक हलचल हुई।
एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इससे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए, अब मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम दुष्यंत सिंह हैं। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, अब खुले हम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूल शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था तो उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए और कॉपियां खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसीलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चिकर चाहे तो वह सिर्फ इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसीलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। सरकारी ताकत का रुतबा आपके लिए 10 रुपए का क्या मोल है? आप कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में 10 रुपए में आता ही क्या है। लेकिन इसी 10 रुपए की वजह से मनोज को मिली है अपने जीवन की पहली सीख, और सीख भी कुछ ऐसी जिसने उसका साथ जीवन के अंत तक नहीं छोड़ा। अगर आप भी उस सीख को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो सुने ऑडियो बुक का अगला एपिसोड।